चैप्टर 28 भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी जो भारत में ही बस गए थे ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया था। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। इतिहासविदों के अनुसार 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 23% था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसमें लगभग 3% की कमी आई। सर्वप्रथम 1930 के दशक में राजा राममोहन राय जैसे लोग औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों और कार्य प्रणालियों के प्रति जागरूक और उनके विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट करने वालों में से थे। राजा राममोहन राय ब्रिटेन के प्रति निष्ठा व्यक्त किए जाने के विरुद्ध थे और कृषि करने वाले किसानों के लिए चिंतित थे। तत्पश्चात 1840 के दशक में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत को निरंतर दरिद्र बनाए जाने के लिए अंग्रेजों तथा उनकी आर्थिक नीतियों का तिरस्कार किया जाने से वर्षों पहले महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों के एक छोटे से समूह द्वारा अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में लेख लिखे गए थे जिनमें भारत की दरिद्रता का कारण बनने वाली ब्रिटिश सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना की गई थी। इन लेखकों के अनुसार भारतीय प्रथाओं और सामाजिक बुराइयों जैसा कि जात प्रथा ने पराधीनता के जाल में फंसने हेतु भारत की मदद की। भास्कर पांडुरंग तरखंडकर 1816 से 1847 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के एक स्पष्ट आलोचक थे। मेटकाफ द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के पश्चात उनके द्वारा औपनिवेशिक शासन के शोषण के विरुद्ध संदेश पत्रों की एक श्रृंखला लिखी गई। 1840 में 8 पत्रों की यह श्रृंखला जुलाई से अक्टूबर तक द बॉम्बे गजट में प्रकाशित की गई। इनमें से एक पत्र प्रथम अफीम युद्ध की खबर की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा गया था। तरखंडकर ने अंग्रेजों से प्रश्न किया, आपकी वह सत्यता और विवेक कहाँ है जिस पर आप इतना गर्व करते हैं? छी, आप सभी में स्वार्थ है और इसकी रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके द्वारा अंग्रेजों को विदेशी अधिग्रहणकर्ताओं का गिरोह कहा गया जिसका एकमात्र ध्येय खुद को समृद्ध करना है। उन्होंने यह इंगित किया कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई रेलवे और लागू किए गए सभी कानून वास्तव में उनके लिए उपयुक्त थे, जबकि भारत हर दिन गरीब से और गरीब होता जा रहा था। 1771 में ब्रिटेन में प्रकाशित लेटर्स ऑफ जूनियर्स, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की मुखर आलोचना की गई थी, के पश्चात तरखंडकर द्वारा लिखे गए पत्रों के कारण उन्हें द्वितीय जूनियर्स के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भास्कर पांडुरंग तरखंडकर यह प्रमाणित करने के लिए तत्पर थे कि ब्रिटिश नीति भारत की धन संपत्ति को बाहर ले जाने और निर्धनता में धकेलने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में स्वदेशी उद्योग की बर्बादी शिल्पकारों के दुर्भाग्य का कारण बनी, जो पहले से अधिक गरीब हो गए और 1757 और 1815 के प्लासी के युद्ध के बीच की अवधि में कैसे लगभग 1000 मिलियन पाउंड मूल्य की भारत की संपत्ति को बेईमानी से देश से बाहर ले जाया गया। वे ब्रिटिश सरकार की शून्य शुल्क नीति के भी समालोचक थे, जो ब्रिटिश उत्पादों को बिना किसी शुल्क के भारत में व्यापार करने की छूट देती थी। माना जाता है कि रामकृष्ण विश्वनाथ, हालांकि उनके बारे में बहुत कम ज्ञात है, द्वारा भारत के इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी गई थी। उन्होंने इस और इंगित किया कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारत के संसाधनों को विदेशों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने भारतीयों को कठिन परिश्रम करने तथा आधुनिक उद्योगों में निवेश करने का परामर्श दिया। भाऊ महाजन अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के घोर आलोचक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके खर्चों या लागतों का भार भारतीय खजाने पर डाल दिया। ये सभी लोग दादा भाई नौरोजी और बाद के राष्ट्रवादियों के पूर्ववर्ती थे, जिन्होंने भारत को दयनीय बनाने वाली ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। निश्चित रूप से 18वीं के उत्तरार्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की नियमित आलोचना की गई। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत सर्वेक्षण निम्न प्रकार है। अनौद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास, एक तरफा मुक्त व्यापार,
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। भारतीय कपड़ों पर लगभग 80% प्रशुल्क लगाए गए ताकि भारतीय कपड़ा सस्ता न रहे। 1820 के पश्चात जो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गए। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत एक संपूर्ण निर्यातक से संपूर्ण आयातक देश बन गया। आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेज माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहाँ कारखानों का विकसित होना था। यह वह समय था जहाँ एक ओर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था तथा वह अपनी समाप्ति की कगार पर पहुँच गया था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे। वहीं नए पाश्चात्य अनुप्रयोगों द्वारा तथा तकनीकों ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। गांवों की ओर गमन। अनौद्योगिकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर खेती करने लगे। उदाहरणार्थ, बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। कृषकों की बढ़ती दरिद्रता। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर भी थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपनी पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्सों को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार बलपूर्वक कार्य करने हेतु विवश करते थे। कृषि में अधिक निवेश हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सूदखोर, जो अधिकांशतया गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफी ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहारा बोझ होता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। पुराने जमींदारों की तबाही तथा बिचौलियों का उदय। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इस नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ तथा नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियां एवं अत्यल्प संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से अप्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय
सख्ती से या और दूर होने लगी। जमींदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही इस कार्य में कोई रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज का साथ दिया। कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध। कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिए धन। जमींदारों का गांव में कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अत्यल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। अकाल एवं निर्धनता। निरंतर अकालों का आना भारत के दैनंदिन जीवन के लिए आम बात बन गई। ये अकाल न केवल खाद्यान्न की कमी के कारण आते थे, अपितु ये भारत में औपनिवेशिक बलों द्वारा शोषण के कारण उत्पन्न गरीबी का प्रत्यक्ष परिणाम थे। लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही थी, जिससे वे भूख से मर रहे थे। 1850 से 1900 के बीच लगभग 2.8 करोड़ लोग अकाल में मारे गए। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि जीवन यापन का एक जरिया था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगा। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों तथा सब्जियों जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब अन्य के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों यथा चाय, कहवा, रबड़ एवं नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन बागान उद्योगों का स्थायित्व लगभग यूरोपियों के हाथों में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारणों से प्रोत्साहित किया, जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों में राष्ट्रीय मंडी का विकास एवं अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि। भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण एवं व्यवस्था थी। भूमि कर अत्यधिक होने से उसे अदा कर पाने में वह असमर्थ था, फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिसकी ब्याज दरें काफी अधिक होती थी। इस ब्याज को चुकाने के लिए उसे अपने उत्पाद को काफी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार तो उसे अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ बेचकर आवश्यकता पड़ने पर दुगने मूल्य पर खरीदना पड़ जाता था। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा। उदाहरणार्थ 1860 के पश्चात कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, उससे बिचौलियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई तो इसकी मार किसानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप गांव में किसान ऋण के बोझ में और दबे गए। उनकी जमीनें नीलाम हो गई, उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा तथा दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन हुए। इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण से न तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और न ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई। उद्योगों का विनाश एवं आधुनिक उद्योगों का विलंबित विकास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में कावसजी नानाभाई ने बॉम्बे में स्थापित की। इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में सिसरा बंगाल में स्थापित की गई, लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्थायित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था। भारत में मुनाफे की व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश की अनुकूल दशाएं, नौकरशाही तथा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कुछ वस्तुओं जैसे चाय, जूट एवं मैंगनीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण बाजार में तेजी से विदेशी पूंजी का प्रवाह हुआ। भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे सूती वस्त्र एवं जूट मिलें, जो 19वीं शताब्दी की अस्तित्व में आई, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए। लेकिन इस अवधि में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याएं थी, जैसे साख की समस्या, सरकार द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का
अभाव, विदेशी उद्योगों की असमान प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध, जो कि वित्तीय एवं तकनीकी संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध था। उपनिवेशी कारकों ने भी कुछ संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किए। भारत में औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गए। इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना में भी देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानता के कारण राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा। तकनीकी शिक्षा को संरक्षण न दिए जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी रूप से दक्ष मानव शक्ति के अभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग तथा एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय। भारतीय व्यापारियों, बैंकों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगियों के रूप में अंग्रेज व्यापारियों के वित्त से काफी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यीय शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए और सरकार के भू राजस्व संग्रहण में सहायता की। इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया तथा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की। किंतु इस साम्राज्यीय व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आई तथा इसका विकास जापान एवं जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आलोचना। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार अत्याधुनिक तकनीक एवं पूंजीवादी आर्थिक संगठन द्वारा देश का आधुनिकीकरण कर रही है। लेकिन 1860 के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार हुआ तथा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का वास्तविक स्वरूप उनके सम्मुख अनावृत होने लगा। आर्थिक निकास। भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी समय साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया तथा लोगों के सामने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है। इस राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम सबसे प्रमुख है। सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पृथ्वी चंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे। इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाता है और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों का रूप लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा करता है। इनके अनुसार भारतीय धन इंग्लैंड पहुंचकर वापस भारत आता है तथा पुनः उसे यहाँ पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है। इसी प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र चल रहा है। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित करने के प्रयत्न किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी दासता से विमुक्त करने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से मांग की कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारतीय हितों के अनुरूप तय किया जाए, जिससे देश का समग्र एवं आधुनिक ढंग से विकास हो सके। इन राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को निर्धन बनाया। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत निर्धन से और निर्धन बनता जा रहा है। भारत की निर्धनता मानव निर्मित है तथा इसका स्पष्टीकरण करके इसे दूर किया जा सकता है। इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय एवं निर्माण नहीं हो रहा है तथा लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया है। इस प्रकार उन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि उनकी समस्त आर्थिक समस्याएं उपनिवेशी शासन की देन है। भारत के इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत के औद्योगिकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का औद्योगिकरण भारतीय धन पर ही आधारित है, न कि ब्रिटेन के धन पर। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जो धन भारत से बाहर जाता है उसी धन को ब्रिटिश उद्योगपति पुनः यहाँ लगा देते हैं और उसी से मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार भारत का जो तथाकथित औद्योगिकरण हो रहा है उसका आधार भारतीय धन एवं संसाधन ही है,
न कि विदेशी धन। इस प्रक्रिया में भारत का धन निरंतर इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा है तथा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड की पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है तथा आलोचकों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी निवेश के प्रभाव अत्यंत घातक हैं, क्योंकि इससे राजनीतिक वशीकरण तथा विदेशी निवेशकों के हितों का पोषण होता है तथा भारत में विदेशी शासन की निरंतरता को गति मिलती है। व्यापार और रेल की प्रगति ने ब्रिटेन को लाभ पहुंचाया। इन राष्ट्रवादी आलोचकों ने ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत में विदेशी व्यापार के विकास एवं रेलवे की स्थापना से देश की प्रगति हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत का विदेशी व्यापार देश के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस व्यापार ने भारत को कृषिगत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बना दिया है। इन आलोचकों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है, न कि भारत और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए। रेलवे के विकास से भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास का उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल का दोहन एवं विनिर्मित सामान को उन क्षेत्रों में पहुंचाने की अभिलाषा है। इससे भी अधिक इस्पात उद्योग को बढ़ाने एवं मशीनीकरण करने का कार्य भी उपनिवेशी हितों का ध्यान में रखकर किया गया है। जीबी जोशी ने तर्क दिया, रेलवे के विकास को ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा भारत के दिए गए अनुदान के रूप में देखा जाना चाहिए। एक मार्गी मुक्त व्यापार और प्रशुल्क नीति। राष्ट्रवादी आलोचकों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अपनाई गई एक मार्गी व्यापार नीतियां भारत के हस्तशिल्प उद्योग का सर्वनाश कर रही हैं तथा इससे अपरिपक्व, असमान एवं भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। वित्तीय क्षेत्र पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हर कर के अत्यधिक बोझ से गरीब दबा हुआ है तथा ब्रिटिश पूंजीपति एवं नौकरशाह मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, उच्च मध्यवर्गीय लोगों पर आयकर लगाने तथा इस वर्ग द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं का उत्पाद कर आरोपित करने की मांग की। इन आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, जबकि विकास एवं कल्याण जैसे मुद्दे बिल्कुल उपेक्षित कर दिए गए हैं। आर्थिक निकास के प्रभाव। इन विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया तथा यह स्पष्ट किया कि उपनिवेशी शासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा है। राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार उस समय देश से आर्थिक निकास निम्नानुसार था: देश के कुल भू राजस्व से अधिक या कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुछ बचत का 1/3 वर्तमान समय के अनुसार या कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8% था। निकास का सिद्धांत, जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश का धन अपने यहाँ ले जाता है, एक कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत कष्टकारी है, क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिए यह उनके रोज के अनुभव की विषय वस्तु बन जाती है। आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इन राष्ट्रवादी विद्वानों द्वारा आर्थिक निकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष समाजवादी शासकों की वास्तविक मंशा उजागर हो गई तथा इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन भारत के हित में है। इस प्रकार इस मिथक की नैतिक अवधारणा का पर्दाफाश हो गया। इस सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत निर्धन है, क्योंकि वह उपनिवेशी हितों के अनुरूप शासित किया जा रहा है। इन विद्वानों का यह आंदोलन अंग्रेजी शासन को एक प्रकार की चुनौती तथा राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल 1885 से 1905 में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार था। यह काल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शैशव काल था। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादियों ने यह मांग प्रारंभ कर दी थी कि उन्हें राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी तथा कुछ अन्य अधिकार दिए जाएं। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने इंग्लैंड या अन्य राष्ट्रों की तरह स्वशासन की मांग कर दी। इन राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी अग्रगण्य थे। भारत में उपनिवेशवाद के चरण। भारत में ब्रिटिश शासन का मूलभूत चरित्र लगभग 2 शताब्दियों के उनके लंबे इतिहास में एक समान नहीं रहा। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की बदलती स्थिति ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की प्रकृति में परिवर्तन को प्रवृत्त किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों, विशिष्ट रूप से रजनी पास दत्त, ने भारत में समाजवादी इतिहास में 3 अतिव्यापित चरणों की पहचान की। प्रथम चरण व्यापारी पूंजी की कालावधि, जिसे प्रायः
मोनोपोली ट्रेड एंड डायरेक्टर्स एप्रोप्रिएशन की अवधि भी कहा गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का काल 1757 से 1813 तक दो मूलभूत उद्देश्यों पर आधारित थी। अंग्रेज या यूरोपीय व्यापारियों का व्यापारी कंपनियों और साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार हासिल करना और सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से सरकारी राजस्व पर प्रभुत्व कायम करना। इस समयावधि के दौरान प्रशासन, न्यायिक तंत्र, परिवहन एवं संचार, कृषि या औद्योगिक उत्पादन की पद्धतियों, व्यवसाय प्रबंधन एवं आर्थिक संगठन के स्वरूपों में किसी प्रकार का मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया और न ही शिक्षा या बौद्धिक क्षेत्र, सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वस्तुतः परंपरागत भारतीय सभ्यता, धर्म, विधि, जात व्यवस्था, परिवार संरचना इत्यादि को उपनिवेशवादी शोषण के मार्ग में एक बाधा के रूप में नहीं देखा गया। केवल निम्न क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए: सैन्य संगठन एवं तकनीकी क्षेत्र में, जिसे स्थानीय शासन भी अपनी सैन्य बलों में शामिल कर रहे थे, और प्रशासन में उच्च स्तर पर राजस्व संग्रहण की संरचना में, जिससे यह अधिक दक्ष एवं निर्बाध बन सके। इस चरण में भारत से व्यापक पैमाने पर धन संपदा का ब्रिटेन को निकास हुआ, जो इस समय ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 2 से 3% थी। यह वह धन था जिसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तीयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चरण में भारत में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का कोई व्यापक आयात नहीं हुआ, बल्कि उल्टे भारतीय कपड़े इत्यादि के निर्यात में वृद्धि हुई। हालांकि इस चरण में कंपनी के एकाधिकार तथा शोषण से भारतीय बुनकर बर्बाद हो गए थे। उन्हें अनार्थिक बाध्यताओं के तहत कंपनी के लिए काम करने को मजबूर किया गया। द्वितीय चरण: व्यापार के चलते इनके शोषणकारी रूप में होने के कारण इस चरण में मुक्त व्यापार को उपनिवेशवाद भी कहा गया। यह 1813 के चार्टर अधिनियम से प्रारंभ हुआ और 1860 के दशक तक निरंतर जारी रहा। भारत के अधिकतर हिस्सों पर कंपनी के आधिपत्य के तुरंत बाद ब्रिटेन में चर्चा होने लगी कि नवीन उपनिवेश किसके हितों की पूर्ति करेगा। नवोदित औद्योगिक पूंजीवादी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में इसके शोषण को आलोचना करने लगे। वे मांग करने लगे कि भारत में औपनिवेशिक प्रशासन एवं नीति को अब ब्रिटिश पूंजीवादी हितों की पूर्ति करनी चाहिए। अब भारत को ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं, विशिष्ट रूप से कपड़े के बढ़ते उत्पादन हेतु बाजार के रूप में उपयोग किया जाना था। उसी समय इंग्लैंड में पूंजीवादियों को भारत के कच्चे माल, विशिष्ट रूप से कपास एवं खाद्यान्न की आवश्यकता थी। इसके अलावा भारत केवल तभी अधिक ब्रिटिश वस्तुओं का क्रय कर सकता था जब वह अधिकाधिक निर्यात करें। कंपनी और ब्रिटिश व्यापारियों के लाभांश को बढ़ाने के लिए कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि की गई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के पश्चात ब्रिटेन लौटने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के भुगतान के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इस चरण में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण परिलक्षित हुए: भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश एवं वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एकबद्ध किया गया। यह मुक्त व्यापार शुरू करने से संभव हुआ। भारत में सभी प्रकार के आयात शुल्कों को या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया या नाम मात्र का कर दिया गया। ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में चाय, कॉफी एवं नील का व्यापार करने तथा व्यापार, परिवहन, खनन तथा आधुनिक उद्योग स्थापित करने के लिए मुक्त प्रवेश को भी अनुमति दी गई। परंपरागत कृषि संरचना को पूंजीवादी संरचना में तब्दील करने के लिए कृषि में स्थायी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत की गई। गांव एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों को शामिल कर प्रशासन को अधिक व्यापक बनाया गया। इन परिवर्तनों से ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुएं गांवों एवं सुदूरतम क्षेत्रों तक पहुंच बना सकी और वहां से कृषि उत्पाद प्राप्त करना संभव हो सका। वैयक्तिक विधियों को लगभग अपरिवर्तित रखा गया, जैसा कि इसने अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक रूपांतरण को प्रभावित नहीं किया गया। हालांकि आपराधिक विधि, संविदा विधि एवं वैधानिक प्रक्रियाओं से संबद्ध परिवर्तनों ने पूंजीवादी वाणिज्यिक संबंधों तथा कानून व्यवस्था को बढ़ावा दिया। व्यापक रूप से विस्तारित प्रशासन को सत्ता, श्रम बल, मानव संसाधन प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षा को लाया गया। हालांकि दो कारणों, परिवर्तन और विकास के समग्र वातावरण को उत्पन्न करने और शासन के प्रति निष्ठा की संस्कृति को जन्म देने से भारत की समाज एवं संस्कृति को रूपांतरित करने का लक्ष्य भी रखा गया था। आर्थिक रूपांतरण एवं खर्चीली प्रशासन, नागरिक एवं सैन्य दोनों के कारण किसानों पर करों के भार में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारत में ब्रिटिश निर्यात का 10 से 12% तथा कपड़ा निर्यात का लगभग 20% का अवशोषण किया। 1850 के बाद रेल के डिब्बे, पटरियां तथा अन्य रेल संबंधी सामान बड़े पैमाने पर भारत में आयात किया गया।
एशिया एवं अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया। तृतीय चरण को प्रायः उपनिवेशों के लिए विदेशी निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग के रूप में विवेचित किया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के चलते 1860 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। ये बदलाव निम्न प्रकार के थे। यूरोप के विभिन्न देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान द्वारा ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता को चुनौती दी गई। उद्योग में वैज्ञानिक नाम के अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण की गति में बेहद तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में क्रांति के कारण वैश्विक बाजार एकबद्ध हो गया। इस चरण के दौरान भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित करने हेतु ब्रिटेन ने कठोर प्रयास किए। उदारवादी साम्राज्यवादी नीतियों को प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीति से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो वायसराय लिटन, डफरिन, लैंसडाउन और कर्जन के शासनकाल के दौरान प्रतिबिंबित हुई। भारत पर अनौपनिवेशिक शासन के शुद्धिकरण से ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर और अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी को भारत में आर्थिक आकर्षित कर उसे सुरक्षित रखा जाता था। परिणाम स्वरूप भारत में रेलवे, ऋण, व्यापार, कोयला खनन, जूट मिल्स, जहाजरानी एवं बैंकिंग में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी निवेश किया गया। भारतीयों को स्वशासन हेतु प्रशिक्षित करने का विचार समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश शासन का अंतिम उद्देश्य भारतीयों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को एक स्थायी संरक्षक के रूप में घोषित करना था। भारतीयों को स्थायी रूप से अपरिपक्व घोषित किया जाना था, जिसे ब्रिटिश नियंत्रण एवं संरक्षण की आवश्यकता थी। भूगोल, जलवायु, जात, नस्ल, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक संगठन, इन सभी को भारतीयों को स्वशासन एवं लोकतंत्र हेतु परिपक्व न होने के कारकों के तौर पर दिखाया जाना था। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीयों पर अपने शासन को गोरे लोगों पर भार दायित्व तथा बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के नाम पर सदियों तक न्यायसंगत दिखाना चाहता था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।